नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत। इस चैप्टर के कुल 45 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से अगर आप 40 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है और आप बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमने इसका पहला चैप्टर अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, उसके सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए प्रेम से बोलिए मां सरस्वती की जय। क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो आपका दूसरा चैप्टर है 20 के दांत, इस कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, ऑप्शन बी में है कमलेश्वर, ऑप्शन सी में है प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी में है नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि 20 के दांत क्या है, तो एक कहानी है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। उनके माता जी का नाम बताना है। पहले आपको बता दें कि यहाँ पे पहले लेखक परिचय से प्रश्न दिया है। ठीक है, लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न हैं वो पहले वो करेंगे और फिर इसी सेशन में, इसी क्लास में आपके जो कहानी का जो सारांश है उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेखक के माता जी का नाम क्या हो जाएगा, पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या फिर इंद्रावती शर्मा। तो लेखक के माता जी का जो नाम था वह था क्या, तो रत्नावती शर्मा। क्या था नाम था, तो रत्नावती शर्मा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग सेशन को अपने दोस्तों भाइयों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम बताना है। माता पिता किसी का भी नाम पूछ सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है। ऑप्शन ए में है पंडित रामा अवतार शर्मा, ऑप्शन बी में है पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, ऑप्शन सी में है पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी में है दशावर शर्मा। ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम क्या था, नलिनी बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम जो था वह था पंडित रामा अवतार शर्मा। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है वो पटना विश्वविद्यालय के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो किस विभाग के अध्यक्ष थे, तो हिंदी विभाग के। और यह अध्यक्ष जो है कब बने थे, आपको यह पूछ रहा है। 1958, 1957, 1963 या फिर 1959 में। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे वह 1959 में बने थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म बताना है 1915, 1916, 1917 या फिर 1918 में। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वह 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास को शुरू से अंत तक कीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न तो आपको बनने ही बनने हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न बनने ही बनने हैं और इसी तरह से आपके सभी चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे। तो सेशन को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। चलिए अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो जाती है। जन्म कब होता है, तो 18 फरवरी को। कब होता है, 18 फरवरी को। तो इनकी मृत्यु कब होती है, ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो होती है वह 12 सितंबर को होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया है, 12 सितंबर 1961। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा जो है बिहार के जन्मे थे। ठीक है, बिहार के ही है। ठीक है, कहाँ पे, तो बरघाट पटना। कहाँ, बरघाट, पटना के बरघाट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए हैं, है ना। नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व जो है समग्रता से उभर कर आए हैं, राजनीति का, मनोवैज्ञानिकता का या फिर सामाजिकता का या फिर इनमें से सभी का। तो इनके अक्सर कहानियों में जो है मनोवैज्ञानिकता का तत्व जो है उभर कर सामने आता है। किसका, मनोवैज्ञानिक का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है वही प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछ लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है।
दृष्टिकोण किसकी रचना है? रामावतार शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या फिर प्रेमचंद। तो जो दृष्टिकोण है यह इन्हीं की रचना है। किनकी? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विष के दांत कैसी कहानी है? सबसे पहले ध्यान रखिए कि विष के दांत एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और कैसी कहानी है? तो आपको याद होना चाहिए कि नलिनी विलोचन शर्मा जो है अक्सर जो है मनोवैज्ञानिक कहानियों को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग के या फिर व्यापारी वर्ग के? जो यह कहानी है विष के दांत, इसमें जो है किस वर्ग के लोगों के बारे में बताया गया है? तो मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में। किस वर्ग के? तो मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आलोचकों के अनुसार, आलोचकों जो होते हैं, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? प्रयोगवाद का वास्तविक जो प्रारंभ है वह किसके कविताओं से हुआ है? रामधारी सिंह के, सुमित्रा नंदन के या फिर नलिनी विलोचन शर्मा के? तो प्रयोगवाद का वास्तविक जो प्रारंभ हुआ है वह नलिनी विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे टोटल जो है आपके 12 प्रश्न थे लेखक परिचय से। तो 12 प्रश्न क्या हो गया? आपके लेखक परिचय से कंप्लीट हो गए। यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक है, लेखक परिचय से भी एक प्रश्न बनता है, जो कहानी का सारांश होता है उससे भी 2 से 3 प्रश्न बनता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहानी के सारांश से। कहानी आप लोग सुना है, पढ़ा है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक, गलती नहीं करना है। प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता था, मदन का पिता था, रजनी का पिता था या फिर शेफाली का पिता था? तो जो गिरधर लाल था वह किसका पिता था? तो वह मदन का पिता था, मदन का पापा था। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा और अच्छे से प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है और क्वेश्चन का आंसर गलती नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी करते थे? गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे? सिंह साहब के, मुखर्जी साहब के, पत्रकार साहब के या फिर सेन साहब के? ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल गलत दिया है। सिंह साहब नहीं बल्कि सेन साहब। किसके? तो सेन साहब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। सेन साहब नहीं बल्कि कि कौन? तो सेन साहब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। मदन अक्सर जो है किसके हाथों से पीटता था? मदन जो था अक्सर जो है किसके हाथों से ज़्यादा पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से। किसके? अपने पिता, अपने पापा जी के हाथ से। कौन थे उसके पापा? तो गिरधर लाल थे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। सुनिएगा 16वां प्रश्न है कि खोका का नाम क्या था? ठीक है, खोका जो है किसको बोला गया है? सभी ऑप्शन एक ही तरह का है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसु, कुसु, कासु या फिर केसु? कौन सा नाम था खोका का? खोका का नाम क्या था जी? तो खोका का नाम किसु नहीं बल्कि कासु था। क्या नाम था? तो कासु था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17वां प्रश्न है कि खोका के दांत किसने तोड़ा था? कहानी अपने सुने होंगे तो अच्छे से याद होगा कि खोका का दांत जो है किसने मारकर क्या कर दिया था? तो तोड़ दिया था। तो मदन ने। किसने? मदन ने जो है खोका का दांत क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। खोका मतलब कि कासू। किसका? तो कासू का दांत किसने तोड़ा था? मदन। खोका का दांत किसने तोड़ा था? मदन। यहाँ से प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है। खोका के जगह पर कासू नाम रख सकता है और कासू के जगह पर खोका भी नाम रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट उत्तर हो जाएगा। मदन ने क्या तोड़ा था? तो खोका का दांत तोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मदन ने कासू के, है ना, देखो यहाँ पे प्रश्न हुआ दिया ना, खोका ना देकर अब यहाँ पे कासू दे दिया है। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? कहानी सुने होंगे तो याद होना चाहिए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ा था? 2, 3, 1, 4। कितना दांत तोड़ा था जी? 1, 2, 3, 4। कितना दांत तोड़ा था? तो 18वां प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 दांत तोड़ा था। कितना? 2 दांत को क्या कर दिया था? तो तोड़ दिया था। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? लगभग उस समय जो मदन था उसका उम्र लगभग कितना साल था? ठीक है, आपको बताना है। 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल या फिर 9 से 10 साल? तो मदन की जो उम्र थी वह थी कितना साल? तो 5 से 6 साल थी। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि मदन किसका पुत्र था? ठीक है, मदन के पिता कौन थे?
गिरधर लाल। और मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी गिरधर लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? रोटी, चावल, प्याज, डांट या फिर मार? तो मदन को अक्सर उसके पिता गिरधर लाल क्या करते थे जी? तो मारते रहते थे। तो उसके लिए मार खाना, है ना जी, पिटाना उसके लिए एक आम बात हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पिटाना मतलब कि मार खाना। ठीक है, चलिए आगे है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो मोटर कार था, ठीक है, मोटर कार, सीएन साहब के पास जो मोटर कार थी उसको जो है, उसका जो है किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या फिर इंजीनियर से? तो यहाँ पे किससे खतरा था जो मोटर कार को? तो मोटर कार को जो खतरा था उसी के बेटा किससे? तो कासू से, अर्थात कि खोखा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोकी मतलब होता है बच्चा बच्ची। खोखा खोकी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा और बच्ची। बच्चा बच्ची नहीं बोलते हैं जी आम गाँव देहात में, ठीक है, वही बच्चा बच्ची। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? सॉरी, उसका अर्थ तो पता है बच्चा बच्ची। वह जो है किस भाषा का शब्द है खोखा खोकी? तमिल भाषा का, भोजपुरी भाषा का, बांग्ला भाषा का, फिर हिंदी भाषा का? तो 23 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका बांग्ला भाषा। किस भाषा का? बंगाली भाषा का शब्द था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा बच्ची होता है, अभी हमने बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कासू के साथ मदन किस खेल में शरीक होना चाहता था? ठीक है, कासू मदन के साथ, मदन जो है कोई एक खेल खेलता था। वो खेल का क्या नाम था? तो खेल था लट्टू। क्या नाम था? लट्टू। और इसी लट्टू खेल के चलते ही मदन क्या किया था? तो कासू का 2 दांत तोड़ दिया था। तो कासू जो है इसी खेल में क्या होना चाहता था? तो शरीक होना चाहता था, मतलब अच्छा बनना चाहता था। किस खेल के लिए? तो लट्टू खेल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? अभी बताया ना कि लट्टू खेलने के लिए मदन क्या था? लट्टू खेलने में एकदम माहिर था। और मदन गया वहाँ पे क्या करने? तो लट्टू खेलने के लिए। उसी के बाद में क्या हुआ? तो थोड़ा मतलब वहाँ पे झगड़ा वगड़ा हुआ और मदन ने कासू के खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। तो मदन और कासू के बीच का मेन मुद्दा क्या था लड़ाई का? तो यह था लट्टू खेलना, है ना जी। तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार सेनों ने, है ना, सिद्धांतों को भी बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या फिर गिरधर के अनुसार? ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न के यहाँ पे क्या हो जाता है? खोखा के अनुसार। ठीक है, खोखा के अनुसार जो है सेन साहब ने जो क्या किया? अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब का पुत्र था क्या नाम था उसका? तो खोखा, अर्थात कि कासू। वह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। ऑप्शन बी में है वकील, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर, ऑप्शन डी में है क्या? तो डॉक्टर। तो सेन साहब जो अपने बेटे को बनाना चाहते थे वह थे बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? जो सेन साहब थे वह जो है किसको जो है खूब ज़्यादा क्या कर दिए थे? तो डांट दिए थे, मतलब कुछ सुना दिए थे। तो वहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन यही में दिया है इसका सही उत्तर क्या? तो गिरधर लाल को। किसको? तो गिरधर लाल को जो है क्या किए थे? तो खूब ज़्यादा फटकार सुना दिए थे, मतलब अच्छे से डांट दिए थे उनको। किस बात को लेकर? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? आपके जो सेन साहब थे वह किसके व्यंग से, किसके बातों से ऐड कर रह गए या बताना है। पत्रकार महोदय के बातों से, मुखर्जी साहब की बातों से, सेन साहब की बातों से या फिर गिरधर लाल के व्यंग से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है सेन साहब क्या हो गए? तो ऐड कर रह गए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की एक लड़का था जिसका नाम क्या था? कासू, अर्थात की खोखा, है ना। उनकी जो है टोटल 5 लड़कियां भी थी। कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? पांचों जो है किसकी बहनें थी? ध्यान रखिए कि सेन साहब की, किसकी? तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी, जिनमें सीमा थी, रजनी थी, आलू थी, शेफाली थी और आरती थी। ये हो सकता है आपके इसकी सब्जेक्टिव प्रश्न में यह प्रश्न पूछ सकता है कि सेन साहब की पांचों बेटियों के नाम लिखिए। आपको नाम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यह जो है पांचों
बता रहा है कि पांचों जो बेटियां थी और किसकी बहन थी, तो सेन साहब की एक ही बेटा था जिसका नाम क्या था, कासू, और कासू की ही क्या होगी, यह तो बहनें होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कासू अर्थात कि खोका की जो है यह पांचों क्या थी, तो बहनें थी। तो यहाँ पे सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, इस पांचों नामों का अच्छे से याद रखिएगा। आगे है कि सेन साहब निम्न में से कौन सेन साहब की लड़कियां नहीं है। देखिए वहीं से आगे ना प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन उनकी बेटी नहीं थी। सीमा, रजनी, शेफाली, आरती, आलो, है ना, सीमा, रजनी, शेफाली, आरती, आलो, तो रजनी हो जाएगी, शेफाली हो जाएगी, आरती हो जाएगी, इनकी बेटी थी। लेकिन सीमा एक और थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, तो सीता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इस पांचों नामों को याद रखिएगा। अगला है सेन साहब की आंखों का तारा क्या है। तो आंखों का तारा किसके बोलते हैं जी, अपने बाल बच्चों को, माता पिता किसके बोलते हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं। और उनका एक ही बेटा था क्या, तो वह नाम था कासू, क्या था, कासू, और उसको क्या बोला जाता था, तो खोखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। खोखा जो है सेन साहब के क्या था, तो आंखों का तारा था, बुढ़े का सहारा था, मतलब लाठी का सहारा बोलते हैं, है ना जी, बुढ़ापे में लाठी का सहारा कहिए या फिर आंखों का तारा कहिए, तो वह सब कौन था, तो खोखा था, वह था कासू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह कथन किस पंक्ति की है ना, किस पाठ से यह कथन जो है लिया गया है। तो हम लोग अभी कौन से पाठ पढ़ रहे हैं, तो यह पढ़ रहा है विष के दांत, इस पाठ से यह प्रश्न को, यह पंक्ति को लिया गया है। और यह बात जो है किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। यहाँ से दो प्रश्न बनता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने चाहता हूँ। ठीक है, इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, यह जो है कौन कहे थे, तो सेन साहब कहे थे, है ना। और किस पाठ में इसका उल्लेख है, तो विष के दांत पाठ में। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। ठीक है, यह बात सेन साहब कहते हैं। सेन साहब के कार की कीमत क्या थी, आपको अगला प्रश्न बताना है। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, 5,00,000 है ना जी, या फिर 7,000 या फिर 7,050 रुपये, ऐसे करके कुछ दिया है, 5.7 हज़ार, 7.5 हज़ार या फिर 7,000 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सेन साहब की जो गाड़ी थी उसकी टोटल कीमत कितनी थी, तो 7,500, कितनी थी, 7,500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या, तो बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको अगला बताना है। सोफर मतलब क्या होता है, सभ्यता होता है, संबंध होता है, निर्माता होता है, या फिर ड्राइवर होता है। तो सोफर किसको बोला जाता है, तो ड्राइवर को बोला जाता है। ठीक है, किसको, तो ड्राइवर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली है। लड़कियां क्या है जी, तो कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है ना जी, इस बात पर किसको गर्व है कि लड़कियां क्या होती है, तो एक कठपुतली होती है ना। इस बात पर किसको गर्व है, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, या फिर माता पिता को, है ना। तो 38वां प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माता पिता को। किसको, तो माता पिता को जो है क्या होता है, तो इस बात को गर्व है कि लड़कियां क्या है, तो कठपुतली है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली है। यह पंक्ति किस पाठ में लिखी गई है ना जी, किस पाठ में यह पंक्ति का वर्णन किया गया है, तो विष के दांत पाठ में। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यहाँ पे यह भी प्रश्न बनता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, किस पाठ में इस पंक्ति का वर्णन किया गया है, तो विष के दांत पाठ में। किसने यह बात जो है कहा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह बात किसने कहा है, तो सेन साहब ने कहा। किससे कहा, तो सेन साहब ने कहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है ललक गया, आपसे आगे प्रश्न कर रहा है। कबूतर, हंस, बतख या फिर मछली। तो 40वां प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हंस। कौन, तो हंस। ठीक है, चलिए आगे कुल 5 प्रश्न और है, अच्छे से इसको कर लीजिए कंप्लीट, ताकि आपका चैप्टर 2 जो है क्या हो जाए, तो कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह सेशन आपके जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी, आपके मैट्रिक के हर एक चीज़ यहाँ पे कराई जाएंगी। ठीक है, और 12th की भी, अगर आपके भाई बहन 12th में है तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैट्रिक और 12th दोनों की पढ़ाई तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है कि विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है,
ठीक है। हंस जो है किसको कहा गया है यहाँ पे, तो कासू को कहा गया है। किसको, तो कासू को कहा गया है। किसको, खोका को, मतलब कि हंस का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न लंबा है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में, ठीक है, जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं। ठीक है, अपने ही खिलाफ करते हैं। यह पंक्ति जो है किस पाठ में वर्णित है, तो यह पंक्ति जो है आपके 20 के दांत पाठ में वर्णित है। यहाँ पे टोटल 4 से 5 पंक्ति ऐसी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखिएगा कि किस चैप्टर की वो जो है पंक्तियाँ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ऐसे ही लड़के चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, किस पाठ में है, तो 20 के दांत पाठ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है ना जी। इस कहानी का मेन कौन था, प्रमुख समझे कि नायक कौन था। तो इस कहानी का मेन जो लीडर था वह कौन था, तो मदन था, गिरधर लाल के बेटा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन थे। प्रश्न वही पूछ दिया, नायक तो कौन थे, तो नायक यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मदन जो है इस चैप्टर का क्या है, तो नायक है, इस चैप्टर का हीरो है। ठीक है, यहाँ पे कुल आपके कितना, तो 45 प्रश्न, 45 मत करिए ऐसे, मतलब कि आपके टोटल जो है कंप्लीट हो गए क्या, तो 20 के दांत चैप्टर से आपके जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे वो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो गए, तो कंप्लीट हो गए। 1 से 2 बार इस चैप्टर को, इस क्लास को और कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, तो रिवाइज हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए कि आपने कुल 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर क्या दिया है, तो सही दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।